जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं सीए डॉक्टर महेश गौड़ स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे खूब सारे वीडियोस मिलते रहे। वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट बैच का। ये प्रैक्टिस बैच फॉर सीए फाइनल ग्रुप टू के लिए सीए फाइनल का ये बैच शुरू हुआ है, जो एक तरह से सेमी कॉम्प्रेंसिव बैच है। सेमी कॉम्प्रेंसिव बैच मतलब कि जो कॉम्प्रेंसिव बैच 160-170 आवर्स का आईडीटी का होता है, वो आईडीटी 130 आवर्स में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मतलब फास्ट ट्रैक से ज़्यादा, कॉम्प्रेंसिव से थोड़ा सा कम। ये स्टार्ट है हो गया आपका 15 दिसंबर से। तो इसके जो लेक्चर आपने मिस कर लिए उनका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और आईडीटी के बैच का टाइमिंग होगा 9:15 टू 11:15 मॉर्निंग में ना। इसके बारे में अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। SCMP जो है सचिन गुप्ता सर लेने वाले हैं, दुर्गेश सिंह सर DT लेने वाले हैं, IDT मैं लेने वाला हूँ महेश गौड़ सर। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होगा, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। ये कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स है जो रैंकर्स हैं और कुछ लेजेंडरी स्टूडेंट्स की डिटेल है। ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है अभी आपके लिए, 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स। तो अब 3 मंथ्स का और 12 मंथ्स का ये दो प्लान आप यूज कर सकते हैं, बराबर है। MGST कोड यूज करने पे आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट 10%। ये ग्रुप 2 की डिटेल और ये कॉम्बो की डिटेल यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऐसे एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर जो कस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 to 6 मार्क्स कवर करता है, जिसको हम सेक्शन वाइज पढ़ते चलेंगे। सेक्शन 13 सबसे पहले हम कवर करें, ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स। ये चैप्टर की खास बात ये है कि अगर आपने पहले का पुराना नहीं भी पढ़ा तब भी चलेगा। अगर इस चैप्टर में अगर पढ़ते पढ़ते आप कहीं भी बीच में खो गए ख्यालों में और फिर बाद में मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो नेक्स्ट सेक्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका एक दूसरे से ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये गुड्स इंपोर्ट करके लेके आया, इंपोर्ट करने के बाद ये कस्टोडियन इनकी कस्टडी में गुड्स को कस्टम ऑफिसर ने रख दिया था। अब जब गुड्स अनलोड होने के बाद में इनकी कस्टडी में पड़ा था, ये है कस्टोडियन, तो कस्टोडियन की कस्टडी में था। और अगर ये गुड्स कस्टोडियन की कस्टडी से छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी हो जाए, जिसको बोलते हैं पेटी थेफ्ट चोरी हो जाए, तो उस पर ड्यूटी पे करने के लिए लायबिलिटी मेरी नहीं होगी। बट सर, आपकी ड्यूटी पे करने के लिए लायबिलिटी नहीं, बट आपका लॉस तो हो गया ना। मेरा कोई लॉस नहीं हुआ बेटा, मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। हाँ, ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी मेरी नहीं, तो क्या ड्यूटी इस पे चार्ज ही नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और ड्यूटी चार्ज होगी, और ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी? कस्टोडियन की। मेरी लायबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक मेरे को मेरा गुड्स दे ना दिया जाए। अब क्वेश्चन है कि कस्टोडियन कौन सी रेट से ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो जिस दिन मैंने IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल किया था, जिस दिन IGM सबमिट हुआ था, तो IGM सबमिट करने की डेट है, IGM की जो डेट होगी उस डेट के दिन जो रेट प्रिवेलिंग रेट रहेगी, उस रेट से इनको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। सेक्शन 14 वैल्यूएशन, ये हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, पूरा चैप्टर वैल्यूएशन। नेक्स्ट है सेक्शन 15 एंड 16। 15 है रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। जब भी कोई गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो तो कौन सी रेट से ड्यूटी चार्ज होगी, तो याद रखना बेटा, रेट कौन सी लोगे? रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड विच एवर इज लेटर, उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी। लेकिन गुड्स अगर वेयरहाउस में रखा हुआ था और वेयरहाउस से गुड्स अगर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में लेकर के आ रहे हो, तो जिस दिन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी। बराबर है ना? और अदर केस में, दूसरे केसेस में क्या होगा, जैसे डोमेस्टिक, जैसे आपके कस्टम एरिया से डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लिए आता है, तब तो हमने देख लिया ये वाला प्रोविजन लगेगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जब आपने फाइल किया, ये एंटी इनवर ग्रांटेड विच एवर इज लेटर। और अगर वेयरहाउस से अगर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में गुड्स आ रहा है, कस्टम एरिया से नहीं, वेयरहाउस से आ रहा है, तब जब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे, उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा केसेज है तो रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो एप्लीकेबल की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्टेड गुड्स। एक्सपोर्टेड गुड्स में कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी, तो ये बोलता है रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट of which proper officer permitting and clearance loading of the goods for exportation। एक्सपोर्टेशन के क्लियरेंस का जिस दिन ऑर्डर बन जाता है, जिस दिन ऑर्डर मिलता है कि भाई गुड्स को क्लियर किया जाए, गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए ले जाया जाए, गुड्स को जो है लोड कर दिया जाए, उस टाइम पर जो रेट एप्लीकेबल होगी, उस रेट से आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। बराबर है ना? सेक्शन 15-16 बैगेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बैगेज में अलग प्रोविजन एप्लीकेबल होता है।
नाउ सेक्शन 17 एंड 18। सेक्शन 17 है सेल्फ असेसमेंट के बारे में और 18 है प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में। पहले सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, ये वाला गुड्स मैं इंपोर्ट करके लेके आया, इंपोर्ट करके लेकर के आऊँगा, उसके बाद में मुझे बकरी फाइल करनी पड़ेगी, BAQRI, बकरी फाइल करूँगा विद बिल ऑफ एंट्री। अब ये बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस भी हो सकती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन भी हो सकती है। बकरी का मतलब है, बी का मतलब ब्रोकर्स नोट, ए का मतलब अग्रीमेंट, क्यू का मतलब कोटेशन, आर का मतलब रिसर्च रिपोर्ट, आई का मतलब इनवॉइस। ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं फाइल करता हूँ यहाँ पे। इन सब डॉक्यूमेंट के साथ में मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, और फाइल करने के बाद ये है कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर, ये प्रॉपर ऑफिसर जो है इनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। इन्होंने चेक किया बिल ऑफ एंट्री की, मैंने वैल्यूएशन क्या दे रखी है, मैंने वैल्यू दिखा रखी है 10 लाख बराबर गुड्स की, और उसमें जो भी ड्यूटी वगैरह वो भी मैंने बताया कि भाई कैलकुलेट करके इतनी ड्यूटी आ रही है। तो ये जो है कस्टम ऑफिसर वो चेक करेंगे कि मैंने ड्यूटी प्रॉपर शो की या नहीं की, मैंने वैल्यू प्रॉपर शो की या नहीं की, ड्यूटी की कैलकुलेशन प्रॉपर है या नहीं है। और अगर ये सेटिस्फाई हो गए कि भाई सब कुछ प्रॉपर है तो स्टॉप, खेल खत्म। अब लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं है, इनको लग रहा है कि महेश गौड़ ने वैल्यू हाइड की है, वैल्यू प्रॉपर नहीं है, वैल्यू इम्प्रॉपर शो की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो अपने रिलेटेड पार्टी से माल लेकर के आए, ये चीज़ वो शो नहीं कर रहा है, या डॉक्यूमेंट वगैरह इसने कुछ प्रॉपर नहीं दिए, कुछ भी ऐसा केस अगर इनको लगता है तो कस्टम ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होगा। और जब वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो ऑडिट करवाए मेरे केस की, और ऑडिटर जो बोलेगा वो वैल्यू कंसिडर करके फिर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, या फिर वो क्या करेगा, शोकॉज नोटिस इशू करेगा कि महेश गौड़ तुमने जो वैल्यूएशन किया उस वैल्यूएशन को रिजेक्ट करके हम रीअसेसमेंट क्यों ना करें, इसका रीअसेसमेंट क्यों ना करें, मतलब डिपार्टमेंट खुद वैल्यू कैलकुलेट क्यों ना करें, बराबर है। तो डिपार्टमेंट ने खुद ने एक नोटिस भेजा और मैंने इस चीज़ को अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट की। मैंने कहा कि सॉरी सर गलती हो गई है, ड्यूटी ये जो वैल्यू है वो थोड़ी सी मैंने कम शो कर दी थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी लाइबिलिटी भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो मुझे ड्यूटी पे करनी है और गुड्स को बाद में ले जाना है, बराबर है। लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंट से अग्री नहीं हूँ, मेरा ये मानना है कि नहीं जो प्रोडक्ट मैं लेकर के आया वो प्रोडक्ट एक्स की कैटेगरी में कवर होता है और वहाँ पर ड्यूटी कम रेट से लगेगी, डिपार्टमेंट बोलता है नहीं वो वाई की कैटेगरी में कवर होता है, उस पर ड्यूटी ज़्यादा रेट से लगेगी, हम दोनों में डिस्प्यूट हो रहा है, मैं उनकी बात से अग्री नहीं कर रहा हूँ, मेरी बिल ऑफ एंट्री विद बकरी जो मैंने फाइल की थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, वहाँ पर वो रीअसेसमेंट कर रहे हैं, बट मैं उनसे खुश नहीं हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में प्रोविजनल बेसिस पर ड्यूटी पे करके मैं गुड्स को रिमूव कर सकता हूं, जो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, बराबर है। और या फिर रिप्लाई बाय इंपोर्टर एक्सपोर्टर टू प्रॉपर ऑफिसर, या हम रिप्लाई करेंगे बराबर है प्रॉपर ऑफिसर को कि भाई सर ऐसी ऐसी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप गलत है। मेरा रिप्लाई जो है उससे ऑफिसर सेटिस्फाइड है, यस तो स्टॉप, केस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बराबर है। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है ऑफिसर तो वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर होता है, जिसमें ऑफिसर ऑर्डर पास करते शो करता है कि क्या फैक्ट थे, क्या ग्राउंड्स थे जिनको ध्यान में रख करके उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं यहाँ पर, ओके। इंपोर्टर एक्सपोर्टर अग्रीड, तब वो पेमेंट करेगा ड्यूटी का, और अग्री नहीं है तब भी ड्यूटी तो मुझे पे करनी पड़ेगी, बट मैं बाद में अपील में जा सकता हूँ। तीसरा केस आता है कि डिपार्टमेंट ने रीअसेसमेंट का बोला, रीअसेसमेंट का ऑर्डर भी पास कर दिया, या यूं बोला कि भाई रीअसेसमेंट हम रीअसेसमेंट क्यों ना करें, शोकोज नोटिस भेजा, बट शोकोज नोटिस भेजने के 15 डेज तक मेरे कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, जूं मतलब लाइस, मतलब मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर। डिपार्टमेंट 15 दिन तक वेट करेगा, 15 दिन तक मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, या तो मेरा केस ऑडिट में डाल देगा और या फिर सीधा स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देगा। अब मैं सेटिस्फाई हूँ उनके ऑर्डर से तो मैं ड्यूटी पे करूँ, और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तब भी ड्यूटी पे करूँ, फिर मैं चाहूँ तो अपील में जा सकता हूँ, ओके ना। नेक्स्ट है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, किन केसेस में लगता है कि जब कभी भी कोई भी गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्स कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, डिपार्टमेंट को लगता है वाई कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट आपके गुड्स को तब तक रिमूव नहीं करेगा जब तक आप या तो उनके हिसाब से ड्यूटी पे नहीं कर देते हो, और या फिर डिपार्टमेंट पर पूरी रिसर्च करेगा और उसके बाद में वो देखेगा ये किस कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, फिर वो ड्यूटी चार्ज करेगा, उसके बाद आप रिमूव करोगे, बट उसके चक्कर में आपको डिले हो जाएगा और आपका माल प्रॉपर्ली टाइम पर मार्केट में नहीं पहुंच पाया तो आपका मार्केट खराब हो जाएगा। ऐसे केस में फिर आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप डिपार्टमेंट को बोलेंगे भाई प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी ले ले और हमारे गुड्स को एक बार के लिए रिमूव कर दे, एक बार के लिए वो रिमूव कर देगा, करने की परमिशन दे देगा। तो देखो प्रोविजनल असेसमेंट किन किन केसेस में होता है। प्रोविजनल असेसमेंट के जो केसेस है वो है IDT, सर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बेटा, आई का मतलब इंक्वायरी। मान लो जो गुड्स में इंपोर्ट करके लेके आया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं अपन, लाल दंत मंजन का चल रहा था, मैं ये लाल दंत मंजन इंपोर्ट करके लेके आया और जैसे मैं ये गुड्स इंपोर्ट करके लेकर के आया, डिपार्टमेंट का कहना है कि ये टूथ पाउडर है, मेरा कहना नहीं नहीं सर ये टूथ पाउडर नहीं है, ये जो है मेडिसिन है,
और इसमें मेडिसिन है तो ये मेडिसिन की कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, तो इस पर ड्यूटी कम लगेगी। डिपार्टमेंट कह रहा नहीं ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। अब हमारे में डिस्प्यूट हो रहा है, डिपार्टमेंट ने बोला एक काम करते हैं इसको हम रिसर्च के लिए भेजते हैं, लेबोरेटरी में भेजते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है, देन उसके बाद क्लासीफाई करेंगे। मैंने कहा भाई साहब तब तक तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, तब तक मैं क्या करूँगा, तो मैं तो मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा तब तक, तो प्लीज़ मेरा गुड्स मुझे ले जाने दीजिए। तो वो मुझे क्या बोलेंगे, सॉरी बॉस नहीं ले जाने दे सकते। तब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक एप्लीकेशन दूंगा कि प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी चार्ज कीजिए, मेरे गुड्स को रिमूव कीजिए, बाद में आप फाइनलाइजेशन करते रहना। अब यहाँ पर देखना सबसे पहली चीज़, प्रोविजनल बेसिस कब हो सकता है, जब डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट पे टेस्ट करना हो, या उनको लगता है कि कोई फर्दर इंक्वायरी उनको मुझसे करनी है, उनको लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने दी वो प्रॉपर नहीं है, या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो सबमिट किए वो प्रॉपर नहीं है, तब उनको लगता है कि भाई महेश गौड़ से फर्दर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ेंगे, या अदर डॉक्यूमेंट्स की और रिक्वायरमेंट होगी, या ये जो प्रोडक्ट लेकर के आया ये कुछ केमिकल टाइप का प्रोडक्ट है, इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना पड़ेगा, देन मालूम चलेगा कि ये किस कैटेगरी में है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो मेरा प्रोडक्ट को रोक सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा, प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी पे कर देता हूँ मैं और गुड्स को रिमूव कर दो। उन्होंने बोला ओके डन। प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी पे करने के लिए सबसे पहले मुझे एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, उनके साथ में गारंटी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी डिफरेंस अमाउंट की। ये क्या होता है, मैं उनको बोलूँगा देखो भाई साहब मैं आपके हिसाब से अभी कितनी ड्यूटी पे करूँ। उन्होंने मुझे बोला महेश गौड़ प्रोविजनल बेसिस पे तुम 1 लाख रुपये की ड्यूटी पे कर दो। ये बात है कब की, 26 जुलाई को, 26 जुलाई 2021 को उन्होंने मुझे प्रोविजनल बेसिस पे गुड्स रिमूव करने की परमिशन दे दी 1 लाख रुपए की ड्यूटी लेकर के। तो वो मुझसे एक बॉन्ड साइन करवाएंगे कि अगर फाइनल अमाउंट ज़्यादा आता तो डिफरेंस अमाउंट मैं विद इंटरेस्ट उनको पे करूँगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या, इंटरेस्ट कहाँ से चालू होगा, 1 जुलाई से। जिस मंथ में प्रोविजनल ऑर्डर पास हुआ था उस महीने की पहली तारीख से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, मतलब 1 जुलाई से। जबकि ऑर्डर भले 26 जुलाई को पास हुआ, 1 जुलाई से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा उस पर। मैंने बोला कि चलो ठीक है, गुड्स को निकालना ज़्यादा जरूरी है। मैंने कहा ओके डन सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 लाख रुपये आपको पे कर रहा हूँ, बॉन्ड भी साइन कर देता हूँ। बॉन्ड साइन करके मैंने गुड्स को रिमूव कर दिया। ओके ना, फिर फाइनल असेसमेंट पे डिसाइड होगा कि अगर मैंने 1 लाख पे किया और फाइनल अमाउंट 80,000 है तो वो मुझे 20,000 रिफंड करेंगे। बराबर सर, वो इंटरेस्ट देंगे? नहीं, मैं एप्लीकेशन दूंगा और वो फाइनलाइजेशन करेंगे। फाइनलाइजेशन के 3 महीने में अगर उन्होंने मुझे रिफंड नहीं दिया तो वो इंटरेस्ट देंगे आफ्टर 3 मंथ्स 6% की रेट से। लेकिन मेरे केस के अंदर याद रखना बेटा, दर्दनाक कहानी है बेटा, मुझे तो 1 जुलाई से ब्याज देना पड़ेगा उनको। मान लो फाइनल अमाउंट आ गया 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उस 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 1 जुलाई से, हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से। अब इधर देखना उसका प्रोसीजर क्या होता है, टाइम लिमिट क्या होती है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ने, मान लीजिए कि ये वाली जो डेट है, इस डेट को डिपार्टमेंट ने क्या किया, बोला कि महेश गौड़ आप अपने गुड्स को रिमूव कर सकते हो प्रोविजनल बेसिस पे। मैं रिमूव करके ले गया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट मुझे एक इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्म करेगा। क्या करेगा, राइटिंग के अंदर कि भाई ये डिटेल्स चाहिए हमारे को, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब प्रोड्यूस करो आप। अब जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दूंगा। बट मान लो मेरे पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे फॉरेन से मंगवानी पड़ेगी, टाइम लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ेंगे, उनमें टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर ऑफिसर को बोलूँगा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मुझे मिल जाएगा। बट उन 3 महीने में भी नहीं आए, कारण क्या, लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो वहाँ पे कोई ऑफिस वगैरह चालू नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं कि फिर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर मुझे फर्दर 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन दे सकते हैं कि भाई नेक्स्ट 3 महीने के अंदर अंदर तो डिटेल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे हमारे को। लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं कर पाया और वैलिड रीजन रहा तो फिर कमिश्नर अनलिमिटेड टाइम तक का एक्सटेंशन दे सकता है अपने ऑन मोशन से मतलब अपनी मर्जी से, सॉरी अपने ऑन मोशन से मतलब अपनी मर्जी से, या रिक्वेस्ट पर, मेरी रिक्वेस्ट पे। अब मैंने इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया, मेरी जो टेस्ट होनी थी वो रिपोर्ट भी आ गई है, तो इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी मैंने, रिपोर्ट आ गई है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए मान लो 1 अगस्त को, तो इसके 2 महीने के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट कर देंगे। वो फाइनलाइज हो जाना चाहिए 2 मंथ्स के अंदर अंदर। लेकिन 2 महीने में नहीं हुआ, कोई वैलिड रीजन था, प्रॉपर ऑफिसर ये है, प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि भाई कॉम्प्लिकेटेड केस है, 2 महीने के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त वो कमिश्नर साहब है, ये कमिश्नर कौन से, कस्टम्स के कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर नहीं, ये कस्टम्स के कमिश्नर है। कस्टम्स के कमिश्नर जो है उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई साहब प्लीज़ देखिए ना ये क्या हो रहा है। तो कस्टम्स के जो कमिश्नर है, बराबर है, उनको बोलेंगे थोड़ा एक्सटेंशन दे दो यार। कौन बोलेगा, प्रॉपर ऑफिसर। तो कस्टम्स के कमिश्नर 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं उनको, फर्दर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकते हैं, रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करते हुए ना। अगर ये प्रोविजंस आपने फॉलो नहीं किया तो 50,000 रुपये तक का आपको पेनल्टी लग सकता है बेटा। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड चार्जेस ऑफ ड्यूटी, गुड्स इन सेट। ये बेटा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई आपने जीएसटी में पढ़ा, ये वही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं फॉरेन से ये वाला प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ, ये कौन है, मोबाइल फ़ोन, सेलफोन का सेट। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसमें एक सेलफोन है, बराबर है, और इस सेलफोन पर ड्यूटी लग रही है मान लेते हैं 12% से, साथ में एक चार्जर है, ड्यूटी लग रही है 18% से, बराबर है। ओके, साथ में बैटरी है, उस पर ड्यूटी लगती है मार्केट के अंदर मान लेते हैं 28% से, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ओके,
और ये प्रोडक्ट जब आ रहा है तो ये पूरा एक पैकेट फॉर्म में आ रहा है, एक ही पैकेट में सब कुछ आ रहा है बराबर। तो ये पार्ट्स और एक्सेसरीज की फॉर्म में आ रहे हैं, साथ में एक हेडफोन या ईयरफोन भी है, ये सब पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट आ रहा है एक ही पैकेट में है, और इस प्रोडक्ट के लिए मैंने मान लो कि 1 लाख रुपया पे किया, तो उस 1 लाख रुपये पे ड्यूटी जो लगाई जाएगी वो क्वेश्चन है कि कौन सी रेट लगाई जाएगी, हाईएस्ट रेट लगेगी, 18% लगेगी, 28% लगेगी, 12% लगेगी, कौन सी लगेगी। तो बोला गया कि भाई अगर ये पार्ट्स और एक्सेसरीज की फॉर्म में आ रहे हैं तो उस केस में जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, जो मेन आर्टिकल है, उसकी रेट लगेगी। मेन आर्टिकल क्या है? सेलफोन। सारे के सारे प्रोडक्ट पे सेलफोन की रेट लगेगी इनमें, ओके। लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल बंडल होता, बराबर है, आर्टिफिशियल बंडल होता, जैसे कि ये बॉक्स मैं इंपोर्ट करता हूँ फॉरेन से और इंडिया में बेचता हूँ। इस बॉक्स में क्या क्या है? इसमें एक वॉच है, एक टाई है, कफलिंग्स है, जो शर्ट के बटन होता है कफलिंग्स वाले, कफलिंग्स है, पर्स है, सॉरी पर्स नहीं, वॉलेट है, वॉलेट रखते हैं, पर्स तो फीमेल्स के लिए होता है, हम मेल का ही मान के चलते हैं। वॉलेट है, परफ्यूम है, ये सब है। अब ये जो है ये नेचुरल बंडल नहीं है, आर्टिफिशियल बंडल है, बराबर है। तो अदर देन पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की फॉर्म में है, तो उस केस में इनमें से जो हाईएस्ट रेट होगी वो हाईएस्ट रेट इन सब पर एप्लीकेबल होगी बेटा ना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, री इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ना। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 20, री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ये क्या बोलता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला प्रोडक्ट है जो मैं इंडिया में मैंने मैन्युफैक्चर किया, और ये प्रोडक्ट फिर बाद में मैंने एक्सपोर्ट किया, यूएसए में एक्सपोर्ट किया। ये प्रोडक्ट जा रहा है यूएसए में एक्सपोर्ट किया, बाद में यही प्रोडक्ट मान लो किसी भी रीजन से वापस मेरे पास में आता है, री इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन है कि उस केस में ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो जब मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है, ये एक मशीन है, मशीन को मैंने एक्सपोर्ट किया था यूएसए, मशीन को एक्सपोर्ट करने के बाद वही मशीन में वापस है री इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो उस री इम्पोर्ट पे पूरी ड्यूटी लगेगी, ये मान करके कि जैसे वो मशीन मैंने यूएसए से इंपोर्ट की। बेसिक कस्टम ड्यूटीज़, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी, जो भी ड्यूटीज़ होती सारी ड्यूटीज़ एप्लीकेबल होगी उसके ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कुछ कंडीशनल एग्जाम्पशन भी दिए, कुछ कंडीशनल बेनिफिट दिए आपको। क्या दिए इधर देखते हैं जरा। गवर्नमेंट ये प्रोविजन क्या बोलता है? दिस शेल बी लाइबल टू पे सच ड्यूटी एज गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड वैल्यू आर लाइबल, and they shall be subject to such restrictions and condition as apply to like goods the same kind and value। ये क्या बोल रहा है कि भाई वैसे तो पूरी ड्यूटी लगेगी, बट कुछ केसेस में कंडीशनल एग्जाम्पशन भी मिल सकती है, कुछ ड्यूटी में कंसेशन मिल सकता है। कब और कैसे मिल सकता है जरा वो देखते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस इसके अंदर है कि मान लीजिए कोई गुड्स है, जैसे यही मशीन ले लीजिए, ये मशीन मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे जीएसटी में कुछ बेनिफिट तो मिला होगा, आईजीएसटी में रिफंड वगैरह मिलता है, रिफंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो मुझे कुछ रिबेट मिला, कुछ बेनिफिट मिला मुझे जीएसटी के अंदर। तो मान लीजिए कि मुझे जो रिबेट और बेनिफिट मिला वो मिला 1 लाख रुपीज़ का, ये देखो 1 लाख का रिबेट बराबर ये मुझे मिला, या रिफंड ये मुझे मिला 1 लाख रुपीज़ का बेनिफिट। कब? जब मैंने इस मशीन को एक्सपोर्ट किया। जैसे मान लीजिए मेरी आईजीएसटी जो है, अनयूटिलाइज आईटीसी वगैरह, वो मुझे रिफंड हो गया, जो भी XYZ बेनिफिट है मुझे मिला, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का। अब मशीन जा चुकी है यूएसए जाने के बाद में वो मशीन अगर 3 साल के अंदर अंदर वापस री इम्पोर्ट होती है विदिन 3 ईयर्स, या गवर्नमेंट मुझे एक्सटेंशन दे देती है तो एक्सटेंडेड पीरियड में, विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर रीप्रोसेस, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए या रीप्रोसेस नहीं होना चाहिए, जो प्रोडक्ट गया वो एज इट इज़ वापस आ जाना चाहिए, बराबर है। वहाँ पे यूज़ हुआ वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट 3 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए। उस केस में इस पर वापस ड्यूटी लगेगी, बट पूरी ड्यूटी नहीं। गवर्नमेंट ने बोला 3 साल में आ गया तो महेश गुड हम एक काम करेंगे, जितना तुम्हें रिबेट या रिफंड मिला था, कौन सा 1 लाख रुपया, बस उतने की ड्यूटी पे कर दो, ओके। तो अमाउंट ऑफ बेनिफिट अवेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक एंड आईजीएसटी कंसेशन रिबेट व्हेन द गुड्स वर एक्सपोर्टेड। केस नंबर 2, मान लीजिए कि ये एक मशीन है, ये मैंने इंपोर्ट की थी यूएसए से, या ये मशीन मेरे पास में है और ये मशीन ख़राब हो गई और ये मशीन को मुझे रिपेयर करने के लिए भेजना है यूएसए, रिपेयर करने के लिए भेजना है, बराबर है। 3 साल 4 साल जो भी टाइम पीरियड है, मैं उसमें रिपेयर करने के लिए यूएसए इसको भेजना चाहता हूँ, बराबर। तो देखो गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर अब्रोड, अब भेज दिया मैंने यूएसए रिपेयर करने के लिए। अब रिपेयर करने के लिए गई और वापस जब आ रही है 3 साल के अंदर अंदर आ जाए या एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर आ जाए, विदाउट री मैन्युफैक्चर री प्रोसेस, खाली रिपेयर करनी, रिपेयर होकर के आ जाए, नई मशीन बन करके नहीं, रिपेयर होकर के आ जाए। उस केस में जब ये रिपेयर होकर के आ रही है तो टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये क्या बोलता है, कस्टम ड्यूटी लगेगी। यहाँ पर कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, किस हिसाब से लगेगी, तो बोले जो भी वहाँ पे फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, फेयर कॉस्ट मतलब फ्री में भी किया तो भी उसकी जो फेयर वैल्यू होती है वो
प्लस यहाँ से मशीन को भेजा गया तो उसकी जो कॉस्ट थी वो, प्लस इंश्योरेंस, प्लस जो मशीन वापस आई उसकी कॉस्ट और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो और इंश्योरेंस, जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस, आने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस, और वहाँ पर जो रिपेयर हुआ वो वैल्यू। अब रिपेयर जो है वो फेयर वैल्यू मानी गई है, फेयर वैल्यू लेंगे, भले फ्री में रिपेयर करा तभी फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है कि वैसी ही सर्विस वैसी ही रिपेयर अगर वो किसी और मशीन की करता, किसी और के लिए करता, तो कितना अमाउंट चार्ज करता उतना अमाउंट वो जोड़ करके जो टोटल आएगा उस टोटल पे आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, IGST वगैरह सब पे करना पड़ेगा ना। एक और केस है कि मान लीजिए ये मशीन मैंने इंडिया में मैन्युफैक्चर की है और मैंने USA में, ये भाई साहब है मिस्टर X, इनको सप्लाई की थी, सप्लाई हो गई इनको, ये खुश मैं खुश, ये मशीन ख़राब हो गई, इन्होंने बोला भाई साहब इसको रिपेयर करनी है, मैंने कहा भेज दो मैं रिपेयर कर दूंगा। जब ये वापस आ रही है गवर्नमेंट ने बोला महेश गुड इस पर तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तुम इंपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर मैं तो इसको रिपेयर करके वापस भेज दूंगा। बोले ओके, बोले एक काम करो। मैंने कहा जी बोलिए। बोले हम तुम्हारी ड्यूटी नील कर देते, तुम एक बॉन्ड साइन कर दो और इसको 6 महीने के अंदर रिपेयर करके वापस भेज देना। अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता ना बेटा तो फर्दर 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है वहाँ पर। अब क्वेश्चन ये कि इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होगी। कंडीशन ये है कि मशीन जब मैंने इन भाई साहब को दी उसके 3 साल के अंदर अंदर ये वापस आ जानी चाहिए, बराबर है। और नेपाल का केस है अगर, तो नेपाल में मैंने अगर किसी को एक्सपोर्ट की तो 10 साल के अंदर अंदर वापस आ जानी चाहिए, बराबर है, रिपेयर वगैरह के लिए। अगर ये रीप्रोसेसिंग और रिफाइनिंग और रीमेकिंग और अदर सिमिलर प्रोसेस के लिए आ रही है तो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जानी चाहिए, बराबर। तो ये जब रिपेयर होने के लिए आ रही है तो 3 साल, नेपाल से आ रही है रिपेयर होने के लिए तो 10 साल, और ये वापस से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही है कि भाई मैं इसको वापस से तोड़ करके नहीं बनाऊँ, रीमैन्युफैक्चर करूँ, तब 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जानी चाहिए जब ये एक्सपोर्ट हुई वहाँ से। तो जो भी ड्यूटी इंपोर्ट के टाइम पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी वो नील हो जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर मुझे रिपेयर वगैरह करके एक्सपोर्ट कर देना है। फर्दर 6 मंथ का मुझे एक्सटेंशन कमिश्नर चाहे तो दे सकता है अगर वैलिड रीज़न है कि भाई रिपेयर में टाइम लग रहा है, कोई वैलिड रीज़न है उसकी वजह से। असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो जब जाएगा तो चेक करेगा कि आइडेंटिटी गुड्स की कि ये वही आइडेंटिफाई है या नहीं है, वो चेक करेगा ये वही गुड्स है जो इंडिया में इंपोर्ट हुआ था, महेश गुड ने मंगवाया था रिपेयर के लिए, रिपेयर होकर के वही गुड्स जा रहा है ना, कोई नया गुड्स तो महेश गुड नहीं भेज रहा है, वो सब चेक किया जाएगा। नाउ अदर प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट में आते हैं सेक्शन 21 में जेटसम, फ्लोटसम, डेडलिफ्ट, रिकेज, ये कुछ डेफिनेशन है उनके बारे में। जेटसम क्या होता है? दीज आर द गुड्स विच आर इंटेंशनली थ्रोन द सी, प्रोटेक्शन ऑफ वेसल्स इन बैड वेदर। ये एक वेसल्स आ रहा है और तूफान देखो, तूफान में फंस गया, ये खराब मौसम है, वजन बहुत ज़्यादा है, तब उस केस में क्या करते हैं जानबूझ करके इस सामान को फेंक दिया जाता पानी के अंदर ताकि वजन हल्का हो जाए और ये शिप डूबे नहीं। तो वो जो पानी में सामान फेंका वो तैरते तैरते किनारे तक आता है, उसको जेटसम गुड्स बोलते हैं बेटा। फ्लोटसम गुड्स क्या होता है कि कई बार ये शिप है और शिप डूब गया पानी के अंदर, मान लो वजन ज़्यादा था या किसी भी रीजन से शिप डूब गया पानी के अंदर, डूबने के बाद में जो शिप में रखा हुआ सामान है वो तैरते तैरते किनारे तक आता है, उसको बोलते हैं फ्लोटसम गुड्स। डेडलिफ्ट गुड्स क्या होता है बेटा? डेडलिफ्ट गुड्स होता है कि जैसे ये वेसल्स, ये शिप आ रहा है, शिप में देखो ये यॉट वगैरह या बोट बंदी हुई रहती है आसपास शिप के, वो बोट वगैरह खुल करके पानी में गिर गई और वो तैरती तैरती किनारे तक आ गई, उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट गुड्स। रिकेज गुड्स क्या होता है? जब कोई शिप टूट जाए, जैसे टाइटैनिक टूट गया था, बराबर है, टाइटैनिक शिप टूट गया था पता है, तो वैसे कोई शिप अगर टूट जाए और शिप के जो पार्ट्स है, टुकड़े हैं, वो तैरते तैरते किनारे तक आ जाए, उनको बोलते हैं रिकेज गुड्स। इनमें से कोई भी गुड्स अगर आपके किनारे तक आ जाए, इंडियन कस्टम ऑफिसर को मिल जाए तो कस्टम ऑफिसर उसका ऑक्शन करेंगे। अगर कोई उसका मालिक है तो बोल दे कि वो उसका मालिक है, वो ड्यूटी पे करे, ले जाए, साबित कर दे कि वो मालिक है। अगर कोई मालिक नहीं है तो ऑक्शन में जाएगा और ऑक्शन में जो माल छुड़ाएगा वो ड्यूटी पे करेगा। ओके, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। मान लीजिए कि ये वाला प्रोडक्ट में फॉरेन से, ये एक मूर्ति है, ये मूर्ति में स्कल्पचर है, ये मैं इंपोर्ट करके लेकर के आता हूँ, ये मूर्ति है 10 लाख रुपए की और इस पर ड्यूटी चार्ज होती है मान लेते हैं 20%, तो 10 लाख की मूर्ति है, 20% ड्यूटी चार्ज होती है, मतलब 2 लाख की ड्यूटी चार्ज होगी। लेकिन रास्ते में इस पर मान लेते हैं डैमेज हो गई है, डैमेज डिस्ट्रॉय नहीं हुई, डैमेज हुई है, बराबर है। अब ये डैमेज कहाँ पे? बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, मतलब क्लियरेंस का ऑर्डर जब ऑफिसर ने मुझे दिया होम कंजम्पशन के लिए, जब मैं उसको लेकर के जा रहा था कस्टम एरिया से या वेयर हाउस से, उससे पहले ये डैमेज होगी। ये डैमेज हो सकती है वेसल्स के अंदर, वेसल से अनलोड करते वक्त हो सकती है, कस्टोडियन की कस्टडी में हो सकती है, कहीं पे भी, बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, बराबर है। अगर ये डैमेज हुई है, बराबर है, उस केस के अंदर इसकी वैल्यू कम होगी। 10 लाख की मशीन अब सिर्फ 2 लाख की बची है, तो उस केस में प्रोपोर्शनेटली ड्यूटी भी कम हो जाएगी। ड्यूटी 2 लाख का 20% लगेगा, मतलब कितना? 40,000। प्रोपोर्शनल ड्यूटी भी कम हो जाएगी, इसका मतलब 1,60,000 की ड्यूटी माफ हो गई यहाँ पर।
रेमिशन ऑफ ड्यूटी, रेमिशन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, इस स्कल्पचर में लेकर के आ रहा हूँ, जिस स्कल्पचर में लेकर के आया, ये मूर्ति में लेकर के आया और ये मूर्ति डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ये मूर्ति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई ये मूर्ति। उस केस में क्या होगा? ये मूर्ति डिस्ट्रॉय हो गई, ये मूर्ति टूट गई, उस केस में क्या होगा? तो मूर्ति डिस्ट्रॉय होना, मूर्ति टूट जाना, उस केसेस के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि भाई कोई भी मूर्ति डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई भी मूर्ति अगर टूट जाती है, बराबर है, तो उस केसेस के अंदर वो बिक नहीं सकती है, उसकी वैल्यू जीरो हो गई है, आपकी ड्यूटी माफ़ कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, या ये चोरी हो जाती, पूरी लॉस्ट हो जाती है, तब भी आपकी ड्यूटी माफ़ हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, या ये गुड्स को मैं बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन मैं कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर कर देता हूँ, बराबर है, तब भी मेरी ड्यूटी माफ़ हो जाएगी, पूरी ड्यूटी माफ़ हो जाएगी। बट शर्त है कि ये ऑफेंडेड गुड्स नहीं होना चाहिए जो मैं कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस पर मैंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया हो, इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर है। तो ध्यान से सुनना, कोई भी गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, बराबर, या पूरा का पूरा चोरी हो जाए, लॉस्ट हो जाए, और या फिर आप कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफ़र कर दो, तो आपकी ड्यूटी माफ़ हो जाती है। ओके, ड्यूटी लायबिलिटी, सिर्फ ड्यूटी माफ़ होगी, इसके ऊपर अगर कोई पेनल्टी वगैरह बन रही है तो वो आपको देनी पड़ेगी। ओके, डीनेचरिंग ऑफ प्रोडक्ट, डीनेचरिंग का प्रोसेस मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अल्कोहल है, ये प्योर अल्कोहल है, ये अल्कोहल मैं इंपोर्ट करता हूँ, ये अल्कोहल 2 पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये अल्कोहल वाइन बनाने के काम में भी आ सकता है, ये वाइन विस्की इनके काम में भी आ सकता है। दूसरा, ये अल्कोहल जो है वो आपके मेडिसिन बनाने के काम में भी आता है, कप सिरप वगैरह बनाने के काम में भी आता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? कप सिरप बनाने के लिए अगर अल्कोहल लेकर के आ रहे हैं तो डिपार्टमेंट ने बोला कि उस पर 20% ड्यूटी चार्ज होगी, मान लीजिए। बट अगर वाइन वगैरह बनाने के लिए लेकर के आ रहे हैं तो 100% ड्यूटी चार्ज होगी। अब मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपए का अल्कोहल इंपोर्ट कर रहा हूँ, अब उस पर ड्यूटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है? हाईएस्ट रेट से चार्ज कर दो, मतलब 10 लाख रुपये की ड्यूटी। मैंने कहा सर मैं मेडिसिन बनाऊंगा, डिपार्टमेंट बोले हम कैसे मान लें मेडिसिन बनाओगे? तो इसके लिए मुझे डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोडक्ट का नेचर बदल दें, डीनेचरिंग कर दें। डीनेचरिंग में क्या होगा? डिपार्टमेंट देखो इसमें कुछ केमिकल या सब्सटेंस मिक्स कर देंगे। जैसे ये केमिकल और सब्सटेंस अगर मिक्स हुए इसके अंदर, तो केमिकल और सब्सटेंस मिक्स होते ही, केमिकल और सब्सटेंस जैसे ही मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद में बराबर है, ये एक सिंगल नेचर का रह जाएगा, ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ मेडिसिन बनाने के काम में आएगा। बट उसके लिए एप्लीकेशन मुझे देनी पड़ेगी, उसके बाद ही डिपार्टमेंट डीनेचरिंग करेगा। अब यहाँ पे डीनेचरिंग हो गया, ये सिंगल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, और वो पर्पस क्या? मेडिसिन, तो फिर 20% रेट से ड्यूटी चार्ज होगी। इस पूरे प्रोसेस को डीनेचरिंग बोला जाता है। ओके, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रेट एग्जम्पशन, एग्जम्पशन देने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई भी नोटिफिकेशन इशू करके या कोई भी ऑर्डर इशू करके पब्लिक इंटरेस्ट में या स्पेशल सर्कमस्टांसिस जो है उनके अंदर है, जो है आपके एग्जम्पशन दे देती है। अब होता क्या, ध्यान से सुनना, जब कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई भी प्रोडक्ट को एग्जाम करना कि कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट करो वो एग्जाम्प्ट है, तो उसके लिए उनको नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर एग्जाम्पशन देनी हो कि ये पर्सन अगर गुड्स इंपोर्ट करेगा तो एग्जाम्प्ट होगा, तो उसके लिए ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस में होता है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होता है। इसमें सबके लिए एग्जाम्पशन मिलेगी, ये कुछ पर्टिकुलर पर्सन को ही एग्जाम किया जाता है यहाँ पर ऑर्डर इशू करके। ओके, कोई डाउट? दैट्स गुड। ना फ्रेंड्स, अब आते हैं सेक्शन 25A। 25A क्या बोलते हैं? एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स फॉर इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि बेटा मैं, ये मोटर बाइक है, ये एक बाइक है, ये बाइक में मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैन्युफैक्चर करके मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। बट इस बाइक में लगने वाला ये प्लग, ये जो प्लग होता है आपके बाइक के अंदर लगता है, जो ये प्लग जो है मैं इंपोर्ट करता हूँ, फॉरेन से इंपोर्ट करता हूँ। तो जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, बट डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हम इसकी इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ कर सकते हैं। कब? पब्लिक इंटरेस्ट में। ये गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हमको जरूरी लगा तो इस प्रोडक्ट पर हम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, ये हम माफ़ कर देंगे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खाली। बट उसके लिए जरूरी क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि ये इस बाइक के अंदर, मतलब जो प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसमें ये यूज़ होना चाहिए, या अगर मैं कोई रिपेयर कर रहा हूँ उस रिपेयर में ये यूज़ होना चाहिए, और उसके बाद ये री एक्सपोर्ट हो जाए, फॉरेन कंट्री में वापस चला जाए। तो री एक्सपोर्ट मतलब ये बाइक जो है मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो उसके साथ साथ ये जो प्लग है वो प्लग भी आपके एक्सपोर्ट हो जाएगा, बराबर, प्लग भी एक्सपोर्ट हो जाएगा बाइक का। अब वो प्लग एक्सपोर्ट हो गया आपके बाइक का 1 साल के अंदर, तो कंडीशन भी पूरी होगी, मुझे ड्यूटी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड इट इज़ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट गुड्स विच आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर या फर्दर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर। अब ये जो प्लग लेकर के आया, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए लेकर के आया या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेकर के आया, एज may be specified therein from the whole or any part of the duty of customs leviable thereon subject to the following condition namely।
या तो पूरी ड्यूटी माफ़ कर देंगे या कुछ ड्यूटी माफ़ कर देंगे इंपोर्ट करते वक्त इस प्लग पर। द गुड्स शेल बी री एक्सपोर्टेड, कंडीशन क्या, ये जो गुड्स है वो री एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, कौन सा, प्लग। आफ्टर सच रिपेयर या फर्दर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर एज द केस में भी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर द इंपोर्टेड गुड्स इज मेड, जिस दिन क्लियरेंस का ऑर्डर मिला इसके प्लग का, वहाँ से 1 साल के अंदर अंदर इसको यूज़ करके मुझे एक्सपोर्ट कर देना। बट जब यूज़ करके एक्सपोर्ट करूँगा तो ये आइडेंटिफाई भी होना चाहिए। द इंपोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिफाइबल इन द एक्सपोर्टेड गुड्स, जो ये बाइक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसमें ये प्लग आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ हाँ ये देखो ये प्लग इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, दिख रहा है, बराबर है। नाउ सच अदर कंडीशन इसमें भी स्पेसिफाइड, वो भी पूरी करनी पड़ेगी। 25 भी वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि फॉरेन के अंदर मेरी कोई बाइक, मान लीजिए कि मैं कोई मशीन है, ये मशीन में रिपेयर करने के लिए फॉरेन में भेजी, ये मशीन रिपेयर होने के लिए यूएसए गई, यूएसए में मशीन रिपेयर हो रही है। अब इधर देखना सेक्शन 20 के जो कंटेंट है, इधर इन्होंने क्या लिखा, सीधा सीधा बोला विद नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 20, बराबर है। उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट मुझे बोले कि महेश गौड़ तुम्हारी वो मशीन वहाँ पे रिपेयर हो रही है, मैंने कहा यस, मैंने कहा उस मशीन में पार्ट यूज़ होने वाला है और वो पार्ट मेरे पास पड़ा है, ये पार्ट है जेड, ये पार्ट उस मशीन में यूज़ होगा, क्या ये भी मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, बोले कर दो। ये पार्ट मैंने एक्सपोर्ट किया, तो जब एक्सपोर्ट किया ये मशीन में यूज़ हुआ, अब ये मशीन वापस इम्पोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है रिपेयर होकर के, तो हमने क्या पढ़ा सेक्शन 20 में कि भाई जब कोई मशीन इंपोर्ट हो रही है, रिपेयर होकर के इंपोर्ट हो रही है, तो उस केस में उसको जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस, आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस, और वहाँ पर फेयर वैल्यू रिपेयर की, वो सब की टोटल, जो मटेरियल यूज़ हुआ उसकी भी टोटल ऐड होगी, मटेरियल जो यूज़ हुआ उन सब की टोटल पे ड्यूटी चार्ज होगी जब ये वापस ठीक होकर के आएगी, रिपेयर होकर के आएगी। बट यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट एक्स मैंने यहाँ से भेजा, ये भी वहाँ पे यूज़ हुआ, इस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, ये माफ़ हो जाएगी, इसकी ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। कब, अगर 1 साल के अंदर जब ये प्रोडक्ट एक्स गया था उस मशीन में यूज़ हुआ, उसके 1 साल के अंदर अंदर ये मशीन वापस इंडिया में आ गई, मतलब इन शॉर्ट वो प्रोडक्ट एक्स इंडिया में आ गया, रिपेयर के लिए काम में आया, मैन्युफैक्चरिंग के काम में आया और उसके बाद में इंडिया में वापस आ गया, बराबर है। द गुड शेल बी री इम्पोर्टेड इन टू इंडिया, कब, 1 साल के अंदर अंदर। आफ्टर सच रिपेयर फर्दर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर इज द केस में भी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट इज मेड। द एक्सपोर्ट गुड्स आर आइडेंटिफाइबल एंड री इम्पोर्टेड गुड्स, इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो रिपेयर होकर के आ रहा है इसमें ये प्रोडक्ट एक्स लगा हुआ है। एंड सच अदर कंडीशन इज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। ओके, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टन केसेस, जब आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते तो देखो मैंने आपको क्या बोला, एक्सपोर्ट ड्यूटी जनरली नहीं लगती है, कुछ ही केसेस में लगती है, बट मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही है, ये प्रोडक्ट जेड है, इस प्रोडक्ट जेड पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही है मान लेते हैं, जैसे या ये लेदर का बेल्ट ले लेते हैं, ये लेदर का बेल्ट दिख रहा है, ये लेदर के बेल्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही है। ये जो लेदर का बेल्ट है ये मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की 1 लाख रुपए की। अब इसमें मुझे कोई जीरो रेटेड सप्लाई वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो जीएसटी वाले, क्यों, क्योंकि जिन प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है वहाँ पर रिफंड नहीं मिलता जीरो रेटेड सप्लाई वगैरह में, ये आपको पता होना चाहिए, जीएसटी में आपने पढ़ा होगा, बराबर है, नहीं तो हमारे जीएसटी रिवीजन लेक्चर में आप देख लोगे इसको। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो है इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी 1 लाख रुपया, और ये प्रोडक्ट अगर वापस इंडिया आ जाता तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी थी वो रिफंड हो जाएगी। जरा देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है। द गुड्स आर वेयर द एक्सपोर्टेशन ऑफ एनी गुड्स any duty has been paid, such duty shall be refunded to person by whom or on whose behalf it was paid if the goods are returned to such person otherwise than by way of resale। वो रीसेल के लिए नहीं है, वो आपको जैसे रिजेक्ट हो गया, सेल्स किया था आपने, वो सेल्स रिटर्न हो रहा है कि आपने बेचा था, सामने वाले ने प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया, इसकी वजह से वापस लौट करके आ रहा है। द गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन एंड एप्लीकेशन, फिर मुझे रिफंड के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। An application for refund of such duty is made before the expiry of 6 months from the date on which the proper officer make an order for clearance of the goods। जिस दिन ये गुड्स वापस आ रहा था, बराबर है, सॉरी यहाँ से जब गुड्स एक्सपोर्ट होकर के गया था, अब एक्सपोर्ट होकर के गया तो वापस री इम्पोर्ट हो गया तो क्लियरेंस का ऑर्डर मिला कि भाई ले जाओ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर मुझे रिफंड एप्लीकेशन दे देनी, तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी मुझे रिफंड हो जाएगी। जब इम्पोर्ट हो रहा है वापस आ रहा है उसका क्लियरेंस का ऑर्डर, वहाँ से 6 महीने काउंट होंगे। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में इंपोर्ट ड्यूटी भी रिफंड होती है। कैसे होती है ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं ये एक मशीन है, ये मशीन मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की, ऑस्ट्रेलिया से ये मशीन मैंने इंपोर्ट की, इस पर मैंने ड्यूटी भी पे कर दी। ड्यूटी पे करने के बाद में, या मशीन को छोड़ो कुछ नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये 3-4
प्रोडक्ट मैंने इंपोर्ट किए या ये कंप्यूटर सिस्टम मैंने इंपोर्ट किए, ये कंप्यूटर सिस्टम मैंने इंपोर्ट किए, कंप्यूटर सिस्टम इंपोर्ट करने के बाद में इंडिया आए, मैंने इन पे ड्यूटी पे कर दी, 1 करोड़ रुपए की मैंने इन पे ड्यूटी की, 1 करोड़ रुपीज़ की ड्यूटी पे की है बेटा। ड्यूटी पे करने के बाद में जब मैं इनको अपने गोडाउन में लेकर के अपने ऑफिस में लेकर के मैंने ओपन किया तो मैंने देखा अरे ये तो वो प्रोडक्ट ही नहीं जो मैं चाहता था, जो स्पेसिफिकेशन मैंने बोली थी ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है। बराबर मेरे पास में 2 ऑप्शन है, एक तो ड्यूटी ड्रॉबैक में हमने पढ़ा इसको बिना यूज़ किए वापस री एक्सपोर्ट कर दो 98% ड्यूटी मिल जाएगी, लेकिन एक और प्रोविजन भी है बेटा, क्या है वो प्रोविजन सुनना। वो बोलता है 26A, वो क्या बोलता है कि अगर महेश गौड़ आपने जैसे इस गुड्स को लेकर के आए, बराबर है, और गुड्स को लाने के बाद में 30 डेज के अंदर अंदर आप इसको री एक्सपोर्ट कर दो, कितने टाइम के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट कर दो, 30 दिन के अंदर अंदर, बराबर है। ड्यूटी पे कर दिया आपने, ड्यूटी पे करके क्लियरेंस का ऑर्डर मिला, 30 दिन के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो या कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर कर दो, तीनों में से कुछ भी कर दो 30 डेज के अंदर अंदर। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि आपने जो ड्यूटी पे की वो आपको रिफंड कर देंगे, जो 1 करोड़ रुपया आपने पे किया वो हम आपको रिफंड कर देंगे, बराबर है। अब इधर देखना बेटा, यहाँ पर ये प्रोविजन कैसे बोलता है, पहले एनी ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। जब वो कंप्यूटर में लेकर के आया था बराबर सारे के सारे, तो मैंने क्लियरेंस के टाइम पे उन पर ड्यूटी पे कर दियो। गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव, या तो वो डिफेक्टिव मिल रहे हैं, ये गुड्स डिफेक्टिव है, या जो मेरी स्पेसिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बराबर। और द गुड्स हैव नॉट बीन वर्कड, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, खाली खोल करके चेक किया था, खाली 1-2 बार प्लग में लगा करके चेक कर रहा हूँ ये वही प्रोडक्ट है, तो उसको यूज़ करना नहीं बोलते हैं बेटा। नॉट बीन वर्कड या रिपेयर यूज आफ्टर इंपोर्टेशन, या उसको यूज़ भी नहीं किया, बराबर है। द गुड्स आर आइडेंटिफाइड, और गुड्स इजीली आइडेंटिफाई है कि जो मैंने इंपोर्ट किया ये वही गुड्स है, तो उस केस में द इंपोर्टर डज नॉट क्लेम ड्रॉबैक, और उसने ड्यूटी ड्रॉबैक जो है जो सेक्शन 74-75, तो सेक्शन 74 में जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो ड्यूटी ड्रॉबैक मैंने क्लेम नहीं किया, तो मैं 26A वाला रिफंड ले सकता हूँ। इसके लिए कंडीशन क्या है, गुड्स को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या उसका टाइटल मुझे कमिश्नर के फेवर में छोड़ करना पड़ेगा, मतलब कस्टम्स वगैरह को देना पड़ेगा, रेलिंग फिश हिज टाइटल कस्टम डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, या डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। विद इन ए पीरियड अप टू 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेक एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, 30 दिन के अंदर अंदर। फिर जैसे ही मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया या एक्सपोर्ट कर दिया, वापस री एक्सपोर्ट कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, या कमिश्नर के या कस्टम डिपार्टमेंट के फेवर में टाइटल ट्रांसफर कर दिया, मैंने ट्रांसफर कर दिया, ये कमिश्नर इनके फेवर में मैंने टाइटल ट्रांसफर कर दिया, या ये गुड्स को मैंने देखो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, बराबर है, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उस केस के अंदर फिर मैं 6 महीने के अंदर अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर दूंगा, बराबर है। तो एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी शेल बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। अब रिलेवेंट डेट क्या होती है, जिस दिन मैंने डिस्ट्रॉय किया वो डेट, अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो जिस दिन मैंने एक्सपोर्ट किया वो डेट, या मैंने कमिश्नर के फेवर में टाइटल ट्रांसफर किया तो जिस दिन मैंने टाइटल ट्रांसफर किया वो वाली डेट। वहाँ से 6 month के अंदर अंदर फिर मुझे रिफंड एप्लीकेशन दे देनी है, तो मुझे रिफंड मिल जाएगा। बट कुछ केसेस में रिफंड नहीं मिलता है, जो गुड्स मैं इंपोर्ट करके लेकर के आया था वो ऑफेंडिंग गुड्स थे जिन पे ऑफेंस कमिट हुआ था, या पेरिशेबल या एक्सपायर्ड गुड्स हो गए, तो फिर मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। ओके ना, सेक्शन 29 क्या बोलता है, सेक्शन 29 है अराइवल ऑफ वेसल्स एयरक्राफ्ट एट कस्टम्स पोर्ट एयरपोर्ट ओनली। ये क्या बोलता है कि कोई भी वेसल्स, जैसे ये वेसल्स है, ये वेसल्स और ये पोर्ट है, ये वेसल्स इस पोर्ट पे ही आना चाहिए। अगर ये वेसल्स कहीं और चला गया पोर्ट के अलावा तो ये इलीगल माना जाएगा। कोई भी एयरलाइंस एयरपोर्ट पे ही आनी चाहिए, कहीं और नहीं जा सकते, कहीं और गई तो इलीगल माना जाएगा। लेकिन हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन हो कि मान लो कि वेसल्स डूब रहा है, आग लग गई, या एयरलाइंस में कोई आग लग गई, इंजन में खराबी आ गई, उस केस में अगर जरूरी है तो वो किसी भी जगह पे जा सकते हैं, कहीं पे भी एयरलाइंस लैंड हो सकती है, कहीं पे भी एयरक्राफ्ट लैंड हो सकता है, कहीं पे भी वेसल्स जा सकता है किसी भी किनारे पे, भले वो पोर्ट ना हो, बट उसमें से कोई भी पैसेंजर या कोई भी गुड्स उतरेंगे नहीं या उतारोगे नहीं, कब तक, जब तक उनकी जान को या उस माल को नुकसान होने के चांस ना हो। जान और माल को नुकसान होने के चांस है, जैसे आग लग गई, अब उसमें बैठे रहेंगे तो जल जाएंगे, तो उस केस में आपको उतार लेना है, निकाल लेना चाहिए। ओके, उस केस में निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ओके ना, सीबीआईसी के पास पावर है, वो चाहे तो किसी भी वेसल्स को कहीं पे भी आने की परमिशन दे सकती है। ओके, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, आईजीएम क्या होता है, आईजीएम एक डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता है जब कभी कोई भी गुड्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें एक आईजीएम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है जरा समझना। मान लीजिए कि वेसल्स में ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, ये वेसल्स ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, मेरा कुछ गुड्स है जो इस वेसल्स में रखा हुआ है, वो गुड्स भी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन से जब रवाना हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से जब रवाना हुआ था, तो इस वेसल्स के इंचार्ज ने एक डॉक्यूमेंट फर्निश किया था ऑस्ट्रेलिया के कस्टम ऑफिसर को। ये ऑस्ट्रेलिया के कस्टम ऑफिसर है, इनको ये देखो डॉक्यूमेंट फर्निश कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट में क्या है कि भाई ये ईजीएम है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट।
इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से गुड्स इस वेसल्स में है, कौन कौन से पैसेंजर है, कौन कौन से क्रू मेंबर्स है, और फिर वहाँ के कस्टम ऑफिसर चेक करके अप्रूवल दे देता है कि भाई वेसल्स को निकाला जाए। अब ये वेसल्स इंडिया में आ रहा है, अब ये इंडिया में वेसल्स पहुंच रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में वो डॉक्यूमेंट आईजीएम इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट के नाम से जाना जाता है। वेसल्स एयरक्राफ्ट के पहुंचने से पहले पहले ये डॉक्यूमेंट इंडिया में पहुंच जाना चाहिए। यहाँ के कस्टम ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट के बेस पे वेसल्स को चेक करते कि कोई दूसरा गुड्स तो नहीं है, रास्ते में कोई और गुड्स तो नहीं चढ़ा लिया गया, कोई पैसेंजर वही है ना जो इसमें लिखे हुए, कोई टेररिस्ट वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसा तो पैसेंजर नहीं है जिसका नाम इसमें नहीं है, या कोई ऐसा क्रू मेंबर तो नहीं है जिसका नाम इसमें नहीं है। वो सब चीज़ें चेक की जाती है, बराबर है। उस आईजीएम में वो सारी डिटेल लिखी हुई रहती है। तो आईजीएम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वेसल्स एयरक्राफ्ट के पहुंचने से पहले यहाँ पर कस्टम ऑफिसर के पास में पहुंच जाता है। क्लियरिंग स्टेशन पे वेसल्स एयरक्राफ्ट आएंगे उससे पहले आईजीएम आ चुका होता है। हाँ, अगर बाय रोड गुड्स आ रहा है तो बाय रोड गुड्स आ रहा तो उस आईजीएम को इंपोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं, और वो जैसे ही पहुंचता है गुड्स इंडिया में उसके 12 घंटे के अंदर अंदर सबमिट हो जाना चाहिए। तो लैंड कस्टम स्टेशन पे माल जैसे ही पहुंचा उसके 12 घंटे के अंदर अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई रहती है, इसमें क्या क्या डिटेल लिखी हुई रहती है, इसमें कौन क्रू मेंबर है, कितने पैसेंजर्स हैं, कौन इंडिया में उतरेंगे, कौन आगे कंटिन्यू जाने वाले हैं, गुड्स में बैगेज किस किस के, क्रू मेंबर्स के बैगेज कितने, पैसेंजर के कितने, ट्रांजिट गुड्स कौन सा है, ट्रांसशिपमेंट गुड्स कौन सा है, इंपोर्ट गुड्स फॉर अनलोडिंग कौन सा है, स्टोर्स कितने, और स्पेसिफिक डिक्लेरेशन के गुड्स जिसमें आर्म्स, एम्यूनेशन, एक्सप्लोजिव, गोल्ड, सिल्वर, नार्कोटिक, एटॉमिक एनर्जी, मटेरियल, वेस्ट एंड एनी अदर डेंजरस गुड्स, उनकी डिटेल वगैरह लिखी हुई रहती है। अनलोडिंग ऑफ गुड्स सेक्शन 31 क्या बोलता है कि मान लीजिए कि कोई भी वेसल जब इंडिया में आता है तो पहले आईजीएम चेक, जैसे ये वेसल्स इंडिया में आया, वेसल जब इंडिया में आया तो पोर्ट से दूर खड़ा है, ऑफिसर आईजीएम लेकर के जाते हैं, आईजीएम के बेस पर इस वेसल्स को चेक करेंगे, चेक करने के बाद में परमिशन देंगे कि इस वेसल्स को क्लियरिंग स्टेशन पर लेकर के आ जाए। जो क्लियरिंग स्टेशन बने हुए रहते हैं, ये क्लियरिंग स्टेशन होते हैं, यहाँ पे देखो वेसल्स खाली हो रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर वेसल्स में से उतारे जा रहे हैं, तो ये क्लियरिंग स्टेशन है, यहाँ पर आने की परमिशन मिल जाती है। फिर बराबर आईजीएम चेक करने के बाद फिर कस्टम ऑफिसर की, प्रॉपर ऑफिसर की सुपरविजन में ही सारे गुड्स अनलोड होता है। वो ये चेक करता है कि गुड्स पूरा पूरा वही अनलोड हुआ ना, बराबर है, जो अनलोड होना चाहिए था, कोई दूसरा गुड्स तो अनलोड नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि वेसल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि क्लियरिंग स्टेशन तक नहीं आ सकते हैं। तो देखो ये वेसल्स पानी में दूर खड़ा है, और देखो आप देख रहे हो यहाँ पर कि पास में एक दो छोटे वेसल्स या बार्ज हैं जिनमें मशीनों से माल उतार करके उन छोटे वेसल्स में डाले जा रहे हैं, और ये छोटे वेसल्स इंडिया में लेकर के, मतलब कस्टम्स ये पोर्ट तक लेकर के आएंगे, हमारे क्लियरिंग स्टेशन तक गुड्स को लेकर के आएंगे, ये छोटे वाले वेसल्स। इस प्रोसेस ये छोटे वेसल्स को बोला जाता है बार्ज, बराबर है, क्या बोलते हैं, बार्ज बोलते हैं बेटा। और ये जो बड़े वेसल से माल उतार करके बार्ज में डाला जा रहा है इसको क्या बोला जाता है, लाइटरेज, क्या बोलते हैं, लाइटरेज बोला जाता है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट को लाइटरेज। ओके, अब इधर देखना बेटा, ये भी जब गुड्स को उतारे जाएंगे, बार्ज में डाला जाएगा तो उस वक्त भी ये ध्यान रखा जाएगा, स्टीमर वगैरह में डाला जाएगा तो इस वक्त ध्यान रखा जाएगा कि प्रॉपर ऑफिसर की निगरानी में माल उतरना चाहिए, और वही उतर रहा है ना जो आईजीएम में लिखा हुआ है। बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बिना आईजीएम के भी, बिना आईजीएम में वेरीफाई किए भी निकाले जा सकते हैं, आईजीएम में देखने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए आईजीएम का वेरिफिकेशन जरूरी नहीं होता। वो गुड्स होते हैं पेरिशेबल नेचर के गुड्स, इम्पोर्ट बाई पोस्ट, बैगेजेस वगैरह जो होते हैं वो एनिमल्स। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आईजीएम के थ्रू वेसल्स को चेक करने में 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, तब तक लोग वहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे, बराबर है, तब तक पेरिशेबल नेचर का गुड्स वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, तो उसके लिए उनको जल्दी रिमूव कर दिया जाता है। ओके, ये सारे प्रोविजंस इसमें जो मैंने बोले सब आगे। नाउ कस्टडी, जब कभी भी कोई भी गुड्स को अनलोड किया जाता है, जैसे वेसल्स में से गुड्स को अनलोड कर लिया, अनलोड करने के बाद ये कस्टोडियन है, इसकी कस्टडी में सारा गुड्स रख दिया जाएगा, इस कस्टोडियन की कस्टडी में सारा गुड्स रहता है, और ये कस्टोडियन तब तक गुड्स नहीं देगा जब तक प्रॉपर ऑफिसर का ऑर्डर नहीं आएगा गुड्स के रिमूवल के लिए। तो जब मेरा गुड्स, मान लीजिए कि मेरा गुड्स से मैंने इंपोर्ट किया, वो गुड्स कस्टोडियन की कस्टडी में आ गया, अब मैं प्रॉपर ऑफिसर के पास जाता हूँ, ये प्रॉपर ऑफिसर है कस्टम्स के, मैं इनको जाकर के बोलता हूँ भाई साहब मैं आपको ड्यूटी पे करता हूँ, ये पकड़ो बिल ऑफ एंट्री, ये पकड़ो बकरी, ये पकड़ो ड्यूटी का अमाउंट, ये फिर ऑर्डर बना करके देंगे महेश को, तुम अपना माल ले जा सकते हो। वो ऑर्डर ले जा करके मुझे कस्टोडियन को देना पड़ेगा, उसके बाद कस्टोडियन मुझे गुड्स देगा, अदरवाइज कस्टोडियन मेरे को गुड्स नहीं देगा, ना बोल देगा मुझे गुड्स देने के लिए, मना कर देगा, जब तक मैं प्रॉपर ऑफिसर का ऑर्डर लेकर के नहीं जाऊंगा। अगर कस्टोडियन की कस्टडी में माल चोरी हो जाता तो ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी कस्टोडियन की होती है, ये याद रखना, हमने सेक्शन 13 में भी इस प्रोविजन को पढ़ा था। कस्टोडियन सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, जो भी गुड्स इसकी कस्टडी में आता है उसका रजिस्टर में एंट्री करता है, और जो भी गुड्स वापस में, जैसे मैं लेकर के चला गया, छुड़ा करके लेकर के गया, मैंने इनको ऑर्डर दिखाया, इन्होंने मुझे मेरा माल दे दिया, तो उसकी भी एंट्री करता है कि कितना गुड्स आया था, कितना गुड्स आज के दिन में निकला है, उन सब के रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करते हैं। ओके, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करोगे, सेक्शन 46 बोलता है बिल ऑफ एंट्री फाइल होनी चाहिए, बिल ऑफ एंट्री विद बकरी फाइल होनी चाहिए। विद बकरी फाइल होने का मतलब, बी का मतलब ब्रोकर्स नोट, अग्रीमेंट, BAQ कोटेशन,
रिसर्च रिपोर्ट और आई का इनवॉइस, आई लिख देना बेटा इसमें, इनवॉइस, इनवॉइस। ओके, इसके साथ में आप फाइल करोगे। बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल हो जानी चाहिए, तो इधर देखो ये क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए कि वेसल्स जो है वो क्लियरिंग स्टेशन पे पहुंचा 1 जुलाई को मान लो, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जानी चाहिए नेक्स्ट 2 जुलाई तक, चाहे वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस हो, 2 जुलाई तक मुझे फाइल कर देनी है। 2 जुलाई तक मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दूंगा तब तक तो ठीक है, बट अगर उससे ज़्यादा डिले किया मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने 6 जुलाई को फाइल किया बिल ऑफ एंट्री, तो डिले कितने दिन का हो गया, 3, 4, 5, 6, 4 दिन का डिले हुआ। फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेस लगेंगे 5000 पर डे के हिसाब से, पहले 3 दिन, और उसके बाद चार्जेस लगते हैं 10,000 पर डे, तो एक दिन और एक्स्ट्रा, उसके लिए मुझे 10,000 चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इनको बोलते हैं डेमोरेज चार्जेस, 15,000 और 10,000, टोटल 25,000 के चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे अगर मैंने डिले किया तो जिस दिन वेसल्स पहुंचता है, बट हॉलीडे इसमें काउंट नहीं करते बेटा, ये याद रखना, हॉलीडे काउंट नहीं करते हैं। ओके, उसके एक दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करना होता है। द इम्पोर्टर शेल प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री बिफोर और एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडे ऑन विच द एयरक्राफ्ट वेसल्स और व्हीकल्स कैरिंग द गुड्स अराइव एट द कस्टम स्टेशन, जब वो कस्टम स्टेशन पे पहुंचा, मतलब क्लियरिंग स्टेशन पे, जहाँ पे क्लियर किया जाएगा, गुड्स को उतारा जाएगा, एट विच सच गुड्स आर टू बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। अगर बिल ऑफ एंट्री अपने टाइम पर फाइल नहीं की तो 5,000 पर डे का आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे फर्स्ट 3 डेज, और देर आफ्टर 10,000 पर डे। बिल ऑफ एंट्री जो होती है होम कंजम्पशन के लिए जो फाइल करोगे वो वाइट कलर की होती है, वेयर हाउस के लिए जो करोगे वो येलो कलर की, और एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे जब गुड्स वेयर हाउस से डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में आता तो वो ग्रीन कलर की होती है बेटा, बराबर है। बिल ऑफ एंट्री की 4 कॉपीज होती है, ओरिजिनल कॉपीज कस्टम अथॉरिटी को दी जाती है, डुप्लीकेट कॉपी जो होती है कस्टोडियन को दी जाती है, ट्रिप्लीकेट कॉपी इंपोर्टर के पास में होती है, और चौथी कॉपी जो होती है वो बैंकर को दी जाती है। कारण क्या है कि बैंक गारंटी लगती है इंपोर्ट में हमेशा, उसकी वजह से बेटा। ओके, नाउ रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स में ये क्या बोलना चाहता है कि भाई आप अपने गुड्स को टाइम लिमिट जो भी है उसमें रिमूव कर दो, जैसे 30 डेज़ के अंदर अंदर कस्टम एरिया से आपको गुड्स रिमूव कर देना चाहिए, तो गुड्स रिमूव कर दो। अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने रिमूव नहीं किया, बराबर है, तो सेक्शन 48 बोलता है उस केस में उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, ऑक्शन में डाल दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर, अगर आपने रिमूव नहीं किया। तो ये क्या बोलता है भाई, रिमूव कर दो 30 दिन के अंदर अंदर, और ड्यूटी भी टाइम पर पे कर दो। ड्यूटी कब तक आपको पे कर देनी होती है, ड्यूटी जब मान लीजिए कि आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे फॉर होम कंजम्पशन, तो इसके साथ साथ ही आपको ड्यूटी भी पे कर देनी है। अगर मान लो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया आपने 1 जुलाई को, ड्यूटी पे करो 5 जुलाई को, तो बेटा फिर उस केस में इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जुलाई को ही आपको ड्यूटी पे कर देनी है। तो इंटरेस्ट 2nd, 3rd, 4th, 5th 4 दिन का ब्याज देना पड़ेगा आपको, बराबर है, और इंटरेस्ट की रेट है 15%। बट मान लो अगर प्रोविजनल असेसमेंट का केस है या रीअसेसमेंट का केस है, तो उस केस में बिल ऑफ एंट्री जब आपने फाइल की थी पहली बार, वो वापस रिटर्न होती है आपको करेक्शन के लिए। जब रिटर्न होगी तो रिटर्न जैसे ही आपको वापस मिले उसके एक दिन के अंदर अंदर आपको जो है अमाउंट पे कर देना, ड्यूटी पे कर देनी होती है। तो मान लो आपको रिटर्न हुई है 1 जुलाई को, तो 2 जुलाई को आप ड्यूटी पे कर दोगे। 2 जुलाई से ज़्यादा डिले करोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर एनम के हिसाब से। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेफर्ड पेमेंट। गवर्नमेंट के केस में डेफर्ड पेमेंट का प्रोविजन है, तो जो ड्यू डेट होती है डेफर्ड पेमेंट की, जो कस्टम अथॉरिटी ने बताई है, उस ड्यू डेट को आपको पेमेंट कर देना। अगर उससे ज़्यादा डिले किया तो आपको फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, चलो ये टाइम लिमिट है। सेल्फ असेसमेंट में जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की, रीअसेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट में विद इन ए डे, और इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट तो सच ड्यू डेट इज में बी स्पेसिफाइड बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ। डिस्पोजल ऑफ गुड्स, अगर गुड्स आपने रिमूव नहीं किया विद इन 30 डेज, कस्टम एरिया के अंदर ही पड़ा है, ये कस्टम एरिया कस्टोडियन की कस्टडी में पड़ा है, 30 दिन हो गए मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट क्या करके इसको ऑक्शन में डाल सकता है। ऑक्शन में कैसे डालेगा जरा देखते हैं। Where the importer fails to remove the goods from the custom area within 30 days and no extension has been allowed, then custodian may dispose of such goods after giving notice to the importer and as per the direction of the proper officer of customs. प्रोसीजर देखो इसका क्या होता है। सबसे पहले ऑक्शन आया, ऑक्शन में आप सब लोग आए बिडिंग के लिए। अब आप में से 3-4 लोग जीते हैं, जैसे किसी ने प्रोडक्ट 1
के लिए हाईएस्ट बिड बोली तो उनको प्रोडक्ट ए मिलेगा, किसी ने प्रोडक्ट बी के लिए, किसी ने प्रोडक्ट सी के लिए, किसी ने प्रोडक्ट डी के लिए बिडिंग की। तो जो भी सक्सेसफुल बिडर है बराबर है, उनको पहले रिजल्ट दिया जाएगा ऑक्शन का कि भाई मुबारक हो आप जीत गए बराबर है। एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री, अब बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा, वो बिडर तो फाइल करेंगे नहीं। जो आप जीते, जैसे आप ऑक्शन जीते तो आप तो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर नहीं सकते क्योंकि गुड्स आपके नाम पे थोड़ी इंपोर्ट हुआ था, आपने तो यहाँ पे ऑक्शन में जीता, तो ये कस्टोडियन फाइल करता है। एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री buyer wise will be filed in the prescribed format by the concerned custodian for clearance of the goods। फिर प्रॉपर ऑफिसर shall assess the goods of duty। फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, जो ऑक्शन में आपने गुड जीता उसका वैल्यूएशन करके उसकी ड्यूटी कैलकुलेट करेगा बराबर है 15 दिन के अंदर अंदर। तो देखो कस्टोडियन ने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, उसके 15 दिन में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ये कस्टोडियन है, ये प्रॉपर ऑफिसर को बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, बोलेगा भाई साहब इन 4-5 लोगों ने ऑक्शन जीता है, इनको ये गुड्स मिलना चाहिए और ये उसका बिल ऑफ एंट्री मैं फाइल कर रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर ऑफिसर वो ड्यूटी कैलकुलेट करेगा। ड्यूटी कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई ड्यूटी का अमाउंट कितना है। इन्फॉर्म द अमाउंट ऑफ द ड्यूटी पेबल टू द कंसर्न कस्टोडियन, पहले कस्टोडियन को बताएंगे, कस्टोडियन आपको बताएगा। एंड द ऑक्शन गुड्स shall be handed over to successful bidder after assessment and out of charge orders given by the proper officer on payment of dues। फिर आप वो ड्यूटी वगैरह पे करो और फिर वो गुड्स लेकर के जा सकते हो। ओके, इन केस ऑफ सेंसिटिव गुड्स लाइक एनिमल्स, फूड स्टफ एंड हैजार्डियस गुड्स एटसेट्रा, द कस्टोडियन with the approval of proper officer can sell goods even before the expiry of 30 days। मान लो कस्टम एरिया में कुछ ऐसा गुड्स पड़ा जो पेरिशेबल नेचर का, जो खराब हो रहा, बदबू आ रही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खराब होने के बाद किसी काम का नहीं है, तो उसको पहले भी ऑक्शन में डाल सकते हैं, 30 डेज का वेट नहीं करेंगे। ओके, लास्ट प्रोविजन इसमें वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि वेयर हाउस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे बराबर है, बट फिर भी गुड्स वेयर हाउस में जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कस्टम एरिया में ये वाला मेरा माल पड़ा है, ये गुड्स पड़ा है, मैंने इस पर प्रॉपर ऑफिसर, ये देखो मैं इनको ड्यूटी दे रहा हूँ, ये ड्यूटी, ये पैसा देखो, ये पैसा जा रहा है, मैंने इनको ड्यूटी पे कर दी, ड्यूटी पे कर दी बराबर है। और मैंने इनको बोला कि भाई इस गुड्स को अभी मैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में नहीं ले जाऊँगा, मैं कहाँ ले जाऊँगा, वेयर हाउस में, और ये बॉन्डेड वेयर हाउस इन बॉन्डेड वेयर हाउस में ले जाना चाहता हूँ। तो ऑफिसर मुझसे बॉन्ड वगैरह साइन नहीं करवाएगा, रीज़न क्योंकि मैं ड्यूटी पे कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे बॉन्ड साइन नहीं हुआ है, तो जब बॉन्ड साइन नहीं हुआ तो जो वेयर हाउस के प्रोविजन है वो फॉलो ही नहीं हुए, बट गुड्स तो मैं वेयर हाउस में रख रहा हूँ, वेयर हाउसिंग चार्जेस भी पे करूंगा मैं, इसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। पॉइंट नंबर 2, दूसरा कौन सा केस हो सकता है, मैंने डिपार्टमेंट को बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया विद बकरी, पर डिपार्टमेंट असेसमेंट नहीं कर पाया 30 दिन के अंदर अंदर, और 30 डेज में मुझे तो गुड्स यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट मेरा ये गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस में रख देगा, बट उसके लिए कोई बॉन्ड साइन नहीं करवाएगा अभी मुझसे। क्यों, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, बॉन्ड तो तब साइन होगा ना जब वैल्यूएशन होगा, और वैल्यूएशन डिपार्टमेंट की वजह से नहीं हो पा रहा है, गलती डिपार्टमेंट की, उन्होंने असेसमेंट नहीं किया अभी तक, तो ड्यूटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। तो बिना बॉन्ड साइन किए गुड्स कहाँ पर रखा हुआ बेटा, वेयर हाउस में, तो ये प्रोसेस है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग बेटा। ओके, चलो कस्टम्स ऑडिट बेटा आप एक बार रीड कर लेना। ओके, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई, हमारे लेक्चर आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक हमारे को मोटिवेट करते हैं, तो फिर ऐसे नए नए वीडियोज़ लाने की इच्छा होती है। ओके, तो बेटा मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।